हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। मैं गीता त्यागी आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ और इंग्लिश ग्रामर मैं बेसिक से लेके चल रही हूँ। इसमें छोटे से छोटा डाउट जो भी कुछ होगा आपको क्लियर किया जाएगा। आप हर एक वीडियो को ध्यान से देखते जाइए। और आज हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वेरी सिंपल है, पूरी इंग्लिश ग्रामर में सबसे सिंपल यही होता है। आप देख लीजिए, वाज और वर का हम यूज आज सीखेंगे। सबसे पहले हम किसी भी टेंस की हमें पहचान होनी चाहिए। सबसे पहले जब शुरू में ही मैंने पूरे बारे के बारे टेंस का परिचय दिया था, तभी आपको बताया था कि हमें सबसे पहले पहचान होनी चाहिए। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब का इस टेंस में यूज होगा और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होगा। बस यही चीजें होती हैं, 3 चीजें होती है। सबसे पहले पहचान, जब हमें पहचान हो जाती है उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी। तो इसी बात को मैं बार बार बताती आ रही हूँ। स्ट्रक्चर सारे सेंटेंस का एक ही होता है। मैंने आज भी ये लिख दिया है एक बार ऊपर कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ये होता है। तो हमारा बदलता क्या टेंस के अनुसार, हेल्पिंग वर्ब बदलता है और मेन वर्ब की फॉर्म बदलती है कि कौन सी फॉर्म यूज करनी है, हमें किस टेंस में कौन सी फॉर्म की यूज करनी है। ये चीज बदलती रहती है। बाकी स्ट्रक्चर ऐसा ही चलता रहता है। नेगेटिव और इंटरोगेटिव में थोड़ा सा इनका स्थान एक्सचेंज हो जाता है, वो मैं हर बार बताती चलती हूँ। कल भी मैंने आपको वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जब वीडियो बताई थी तब भी बताया था। प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट के जब वीडियो बनाई थी तब भी ये बताया था कि नेगेटिव और नोट का तो बता दिया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले नोट लगता है। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में मैंने आपको बता दिया था कि जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है और सब्जेक्ट उसके बाद आ जाता है। तो हर बार यही चलेगा, आपको भूलना नहीं है, प्रैक्टिस करते रहना है तो सारा आ जाएगा, आपको बहुत सिंपल हो जाएगा। तो आज हम चल रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का यूज होता है। सबसे पहले हमें याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का यूज होगा। और दूसरी बात याद रखनी है कि जो मेन वर्ब होगी उसके मेन वर्ब में आईएनजी का यूज होगा। कल भी मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस का मतलब होता है कार्य जारी है ना, और जहां भी कार्य जारी है वहां पर आईएनजी तो आएगा ही आएगा। वर्ब के साथ आईएनजी तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा जहां पर भी कार्य जारी है। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है कि कार्य जो है पास्ट में जारी था, भूतकाल में कार्य हो रहा था। तो इसमें हमेशा हिंदी के वाक्य में जो हमेशा रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आएगा। हिंदी के सेंटेंस में के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आएंगे। ठीक है, फिर हम इनकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? हाँ, इंग्लिश बनाने के लिए इसका रूल है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए रूल है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वाज या वर आएगा। वाज और वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। वाज एक वचन सब्जेक्ट के लिए आएगा, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद जो भी कुछ बचता है आगे जो वर्ड जितने भी बचेंगे ऑब्जेक्ट उसके बाद में आ जाएगा। समझ में आ गया? यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैं इसका एक उदाहरण आपको दे देती हूँ। जैसे राम, चलो इंग्लिश में लिख देती हूँ, राम खाना खा रहा था। राम खाना खा रहा था। तो राम हमारा सब्जेक्ट है, जो काम करता है वो करता होता है, वो सब्जेक्ट होता है। तो राम सब्जेक्ट है, सबसे पहले राम आ जाएगा, फिर वाज हेल्पिंग वर्ब राम के साथ, राम एक वचन है, अकेला है तो वाज आ जाएगा। राम वाज ईटिंग, ईट मीन्स खाना होता है और ईटिंग आ जाएगा, ईटिंग फूड, ईटिंग द फूड। कोई भी ऐसा सेंटेंस आप कुछ भी ले लो, जैसे बच्चे खेल रहे थे, चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, कुछ भी सेंटेंस आप ले लो। वर आज नहीं, सॉरी, वर पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो वर बहुवचन के साथ वर,
प्लेइंग। आगे अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया वाज या वर, एक वचन के साथ वाज और बहुवचन के साथ वर, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे पक्षी उड़ रहे थे, द बर्ड्स वर फ्लाइंग। मैं खा रहा था, देखो आई का मैंने एक बताया था जब मैं इंडेफिनिट टेंस आपको पढ़ा रही थी कि आई नेचर में तो होता है एक वचन सिंगुलर, लेकिन यूज में, इंग्लिश में यूज में होता है ये प्लूरल बहुवचन। बट आप वाज और वर के साथ, इसके साथ हमेशा वाज ही आता है, एक वाज ही ऐसा है जो आई के साथ आता है, नहीं तो आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। अंडरस्टूड? आई का समझ में आ गया? आई, मैं खा रहा था, आई वाज ईटिंग। लेकिन अगर मैं जा रहा हूं या ऐसा आएगा कि तो फिर आई के साथ बहुवचन की आती है, हूं के साथ तो एम आई गई, लेकिन आगे मैं पढ़ाऊंगी जब हैव आएगा आई के साथ बहुवचन की आती है, आई हैव। समझा? वो आगे पढ़ेंगे आप। तो आई यहाँ पे आई के साथ ज्यादातर, जैसे मैंने इंडेफिनिट टेंस में भी पढ़ाया था आई गो, इस तरह से बताया था ना आई गो, क्योंकि एक वचन कर्ता के साथ एस या ईएस लगता है और बहुवचन के साथ एस या ईएस नहीं लगता, जबकि आई के साथ एस या ईएस नहीं लगता और आई एक वचन है। तो हमने बताया था कि आई जो होता है नेचर में एक वचन होता है, बट ये यूज में हमेशा बहुवचन होता है। आप इसको यहाँ थोड़ा सा इसको ध्यान रखना कि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर वाज ही होगा आई के साथ। उसके बाद हम देखते हैं अब नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो कल भी मैं बता रही थी, हर वीडियो में मैं आपको बताती चलूंगी, नेगेटिव सेंटेंसेस वे होते हैं जिनमें हिंदी में नहीं आया हो या तब हमें इंग्लिश में उनमें नोट लगाया जाता है, तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। नोट मैंने आपको कल भी बता दिया था, हर बार बताती जाऊंगी कि नोट जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद में और मेन वर्ब के पहले लगता है। मोस्टली आप याद रखो मेन वर्ब के पहले लगता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जब हमारा इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों एक ही सेंटेंस में दोनों होता है, तो तब हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद फिर नोट आता है। तो मतलब नोट आएगा हमेशा, ऐसा नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद जैसे बताते हैं सब, मैं भी बता रही हूँ हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है अधिकतर तो, बट उसमें जब स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदलता है तो नोट जो है फिर जो है सब्जेक्ट के बाद हो जाता है वहां पर। तो आपको याद रखना नोट हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है, जब हमने नोटिस किया है नोट हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है। तो यहाँ पर हम नोट लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट जो है ये नेगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, जैसे कुछ भी सेंटेंस ले लो, वह खेल रहा था, वह नहीं खेल रहा था, हम ऐसे ले लेते हैं वह नहीं खेल रहा था। तो इसका कैसे बनाएंगे? सबसे पहले वह की इंग्लिश आ जाएगी ही, और क्योंकि ही अकेला है एक वचन है तो ही वाज, और यहां पे आ जाएगा नोट हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले, ही वाज नॉट प्लेइंग। आपको समझ आ गया होगा। इस तरह से नोट जो है हेल्पिंग वर्ब की बाद में और मेन वर्ब से पहले होता है। और अगर वाक्य इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव दो तरह के होते हैं। इंटेरोगेटिव एक तो वो होते हैं जो हिंदी में क्या से स्टार्ट होते हैं और जिनका आंसर जो है यस या नो में हो सकता है, और दूसरे इंटेरोगेटिव वो होते हैं जो किसी इंटेरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में वो इंटेरोगेटिव शब्द जो होता है वो वाक्य के बीच में होता है हमेशा, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये हिंदी में है। इंग्लिश में व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, इस तरह से विच, इस तरह से वाक्य जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम WH फैमिली के कहते हैं। तो जब ऐसा हमारे पास सामने वाक्य आएगा कि क्या तुम खेल रहे हो, अगर ये आ गया क्या तुम खेल रहे हो, तो देखो इसमें क्या सबसे पहले है। तो इसकी इंग्लिश बनाने के लिए हमें क्या के लिए व्हाट नहीं लिखना होता, ये अपने माइंड में सेट कर लीजिए आप अच्छे से कि जब भी क्या सबसे पहले आएगा तो तब हमें क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लगानी होती। उसमें क्या करना होता है फिर जो क्या तुम खेल, क्योंकि हम पास्ट पढ़ रहे हैं तो क्या तुम खेल रहे थे हम ऐसे पढ़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि प्रेजेंट हम पढ़ चुके हैं, हम पास्ट कर रहे हैं।
पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ही अंतर है और किसी चीज का बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। जो कंटिन्यूअस में आपने सीखा है वही जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सीखा है वही पास्ट कंटिन्यूअस में सीखोगे आप। वही मैंने बता दिया था, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलती जाती है हर टेंस के अनुसार। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपने इज, एम, आर का यूज सीखा था, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर का यूज सीख रहे हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। तो क्या तुम खेल रहे हो, ये इसमें क्या पहले आ रहा है, तो हम क्या की इंग्लिश के लिए वाट अलग से नहीं लिखेंगे, बल्कि इस थे की इंग्लिश को ही पहले लिख देंगे। तो थे क्या है, ये बहुवचन है, तुम के साथ हमेशा प्लूरल होता है। तुम चाहे एक भी आदमी हो या तुम ज्यादा भी हो, हम उनके लिए हमेशा प्लूरल का ही यूज करते हैं। अगर मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम अकेले हो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तो तभी तुम उसमें बहुवचन की यूज होगा। अगर तुम खेल रहे हो, तुम अकेले हो और तुम खेल रहे हो अकेले, तो मैं कहूंगी यू आर प्लेइंग, या पास्ट टेंस में कहूंगी यू वर प्लेइंग, ठीक है। अगर तुम ज्यादा हो तब भी यू वर प्लेइंग ही होगा, दो है या दो से ज्यादा है तब भी यू वर प्लेइंग ही होगा, अकेले हो तब भी यू वर प्लेइंग होगा, ठीक है। अगर तुम अकेले, मैं कहूंगी तुम क्या कर रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, और तुम बहुत सारे हो तब भी मैं यही बोलूंगी व्हाट आर यू डूइंग, बिल्कुल चेंज नहीं है। तो यू के लिए हमेशा बहुवचन की ही क्रिया आती है, चाहे आप एक वचन हो, चाहे अकेला हो, चाहे बहुत सारे हो। तो इसमें क्या करेंगे, क्या तुम खेल रहे थे, तो वर, सबसे पहले वर आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट। मैंने यहाँ कल भी बताया था कि सबसे पहले वाज वर आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है सबसे पहले, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, ठीक है, ये रहा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम, वर यू प्लेइंग, तो ये हो गया। अब इसी सेंटेंस को हम ये भी कह सकते हैं कि तुम क्या खेल रहे हो, या अब हम इसको ऐसे भी तो पूछ सकते हैं, तुम क्या खेल रहे हो। ध्यान से देखिए, इसमें हम पूछे क्या तुम खेल रहे हो, तो इसका आंसर आप यस और नो में भी दे सकते हो। अगर आप खेल रहे हो तो आप बोल दोगे यस, अगर आप नहीं खेल रहे हो तो आप बोलोगे नो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं बोल सकते आप, तुम क्या खेल रहे हो, यहाँ तो आपको बताना ही पड़ेगा आप क्या खेल रहे हो। आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप हॉकी खेल रहे हो, आप चेस खेल रहे हो, आप लूडो खेल रहे हो, क्या खेल रहे हो, तो यहाँ तो आपको ये चीज बतानी ही पड़ेगी। तो इसमें ऐसे सेंटेंस हो गए जिनमें क्या बीच में आ रहा है, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ रहा है, तो वहां पर हम उनकी अंग्रेजी को सबसे पहले लिखते हैं। जैसे हम यहाँ लिख देंगे व्हाट। प्रश्नवाचक शब्द के बाद यानी कि WH फैमिली के वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी। किसी भी टेंस का आप ट्रांसलेशन करेंगे हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो व्हाट वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा यू और प्लेइंग, इस तरह से हो जाते हैं, ठीक है। और कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ रह गया क्या, और कुछ, अब ये तो हो गए इंटेरोगेटिव। कुछ ऐसे भी होते हैं जो इंटेरोगेटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं साथ में। अब इसी सेंटेंस को हम ले लेंगे, तुम क्या खेल रहे हो, क्या तुम खेल रहे हो, क्या तुम खेल नहीं रहे हो, हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, क्या तुम खेल नहीं रहे हो, तो तब कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर हम इसको ऐसे बनाएंगे। अगर ये सेंटेंस है क्या तुम खेल नहीं रहे हो, दोबारा लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या तुम खेल नहीं रहे हो, रहे थे, पास्ट चल रहा है तो पास्ट चलेंगे, क्या तुम खेल नहीं रहे थे, तो अब कैसे बनाएंगे इसके, इसमें भी क्योंकि क्या पहले आ रहा है तो हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लानी ही पड़ेगी। तो वर, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, वर यू, फिर नो, प्लेइंग। देखिए मैंने कई वीडियोस देखी है, उनमें कईयों को सुना है, बताते हैं कि नोट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। बट इस ऐसे सेंटेंस में देखो, मैंने सर्च करके ही आपको मैं बार बार बताती हूं कि नोट हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है।
आप ये रूल मत याद रखो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आता है देखो यहाँ मैंने भी लिख दिया हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा है इसमें नेगेटिव में है। बट अगर नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों है सेंटेंस तो नोट जो है सब्जेक्ट के बाद में आएगा। हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में आएगा सब्जेक्ट और उसके बाद में आएगा नोट। ना कि कुछ बताते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट आता है, नहीं, मेन वर्ब से पहले नोट आता है। जहां मेन वर्ब आएगी उससे पहले नोट लगा हुआ। तो वर यू नोट प्लेइंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।